रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो पर आ गए हैं तो पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। उम्मीद है साथियों वीडियो में गर्दा गर्दा उड़ेगा और पूरी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, एक एक चीज़। और इसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने साथियों में, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। साथियों, सुपर टेट, यूपी टेट, इसके अलावा जितने भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी सभी में आपका सामान्य रूप से उपयोगी होगा। और साथियों पूरा गारंटी है कि एकदम आपका जो ये क्लास होगा इसमें से आपका 90.99% चीज़ें आपको परीक्षा में मिल जाएंगी साथियों। तो वीडियो पूरा देखकर जरूर जाइएगा और कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज पहले टॉपिक जियोग्राफी बेसिक्स की। ठीक है, तो जियोग्राफी क्या है, पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि जियोग्राफी है क्या और किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार अपने साथियों में, ताकि अन्य साथी भी जुड़ सके क्लास से। तो चलिए साथियों पहले देखेंगे हम जियोग्राफी क्या है। ठीक है, तो साथियों जियोग्राफी आपका, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, आपका सुपर टेट में 10 नंबर का, यूपी टेट में आपका भी पूछा जाता है, सी टेट में भी आता है। इसके अलावा जितने भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में आपका पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम। ठीक है, बेसिक से आज बेसिक नॉलेज देखेंगे जियोग्राफी की। तो साथियों जो जियोग्राफी है तो आपका साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। क्या साथियों, जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर आपका क्या बना है, जियोग्राफी शब्द बना है, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। यहाँ पर आपका जियो का अर्थ हो जाएगा साथियों पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ हो जाएगा वर्णन करना। अर्थात आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, ग्राफ पेपर पर इस तरह से लाइनिंग की रहती है और वहाँ पर हम किसी ना किसी दो चीज़ों के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पेपर के माध्यम से। तो वही चीज़ आपका यहाँ क्या है साथियों, ग्राफी, यानी कि वर्णन करना। किसका वर्णन करना, जियो का, यानी कि पृथ्वी का। और जहाँ साथियों पृथ्वी का वर्णन होगा, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करेंगे, वही आपका क्या होगा, जियोग्राफी होगा। यानी कि सीधे शब्दों में पृथ्वी का अध्ययन करना, यानी कि जहाँ पर हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर पृथ्वी का वर्णन हमको मिलेगा, वही आपका जियोग्राफी है साथियों। आइए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा आपका परीक्षा में आएगा नहीं, ठीक है, बल्कि ये आ सकता है कि जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो और ग्राफी, यानी कि आपका कहीं कहीं ये भी लिखा रह सकता है, तो आपका इसको भी जानते रहिए, जियोधन ग्राफस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जियोग्राफी में हम 3 मंडलों का अध्ययन करेंगे साथियों। क्या, जियोग्राफी में हम साथियों 3 मंडलों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या है, स्थल मंडल, ध्यान से देखिए, यहीं से आपका टॉपिक शुरू हो गया है और यही सब आपका परीक्षा में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, यानी कि भूगोल को हम साथियों 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, भूगोल को पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है आपका जलमंडल, तीसरा है आपका वायुमंडल। तीसरा क्या है आपका, वायुमंडल। ये 3 चीज़ों को हम, भूगोल को 3 चीज़ों में बांट देते हैं। और स्थल मंडल यानी कि इसको हम साथियों कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। और जलमंडल को हम क्या कहेंगे, अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और वायुमंडल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एटमोस्फीयर। ठीक है, तो भूगोल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बांटेंगे, कौन कौन से, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में। ठीक है, इन्हीं तीनों मंडलों को जब मिला दिया जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है साथियों, जैवमंडल। क्या कहलाता है, जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर आपका कहलाता है। तो यानी कि जैवमंडल के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इन्हीं तीनों का हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जो आपका
पृथ्वी का वर्णन जहाँ पर हमको मिलता है उसको जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी को साथियों 3 भागों में बांट दिया जाएगा, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में। इसके बाद अभी हम लास्ट में आपको 5 मिनट में पूरा रिवीजन भी करवाएंगे ताकि आपको क्लास में ही साथियों याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े, आपको जो क्लास में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, पूरा प्रयास यही है क्लास में ही याद हो जाए। अगर आपको जो मेन पॉइंट लगता है उसको आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको कहाँ पर नीचे एक चैनल जो टेलीग्राम में आपको इसको प्रोवाइड किया जाएगा, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है साथियों, मनुष्य और जो प्रकृति है एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य कहीं ना कहीं प्रकृति को प्रभावित करता है और खुद भी उससे प्रभावित होता है। कैसे? जैसे मनुष्य जब साथियों जलमंडल में यानी कि प्रदूषण कर देता है, यानी कि जल को प्रदूषित कर देता है या वायु प्रदूषण कर देता है, तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस तरह जो है मनुष्य जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को प्रभावित भी करता है तथा खुद इन मंडलों से खुद भी प्रभावित होता है। क्यों? जैसे किसी तरह की गंदगी या प्रदूषण फैल जाता है या बीमारी फैलती है तो उससे मनुष्य यानी जीव जंतुओं को तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो मनुष्य और पृथ्वी के बीच संबंधों को समय समय पर बताने के लिए 3 तरह के जो विचार सामने आए, ठीक है, उनमें पहला है आपका नियतिवाद। क्या है? पहला है आपका नियतिवाद, दूसरा है आपका संभावनावाद और तीसरा है आपका नवनियतिवाद। क्या है साथियों? नवनियतिवाद। तीसरा है आपका नवनियतिवाद। ठीक है, तो प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए समय समय पर 3 विचारधाराएं सामने आई, जिसमें से पहला आपका परीक्षा में सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं, नियतिवाद, संभावनावाद। क्या है साथियों? संभावनावाद। ठीक है, संभावनावाद और नवनियतिवाद। आइए देखते हैं नियतिवाद है क्या, इसमें क्या कहा गया। नियतिवाद के जो विचारक थे यानी कि जो प्रवर्तक थे वो थे आपके फ्रेडरिक रेट जेल। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि नियतिवाद के प्रवर्तक यानी नियतिवाद विचारधारा को देने वाले कौन थे, तो आपके कौन थे? फ्रेडरिक रेट जेल। क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक रेट जेल इनका नाम था। और फ्रेडरिक रेट जेल ने साथियों सीधे शब्दों में बताया कि प्रकृति मालिक है और मनुष्य गुलाम है। क्या साथियों? फ्रेडरिक रेट जेल ने नियतिवाद के अंतर्गत सीधा बताया कि प्रकृति मालिक है और मनुष्य गुलाम है, अर्थात प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को वैसा ही रहना पड़ेगा, अर्थात प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य वैसा ही रह सकता है। लेकिन इसी विचारधारा को जो है गलत साबित करने के लिए आपकी दूसरी विचारधारा लेकर आते हैं आपके विडाल डी ला ब्लास जो है संभावनावाद को लेकर आते हैं और ये सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो मालिक नहीं है साथियों, मनुष्य मालिक है और प्रकृति गुलाम है। और मनुष्य जो है तरह तरह की संभावनाओं, तरह तरह की चीज़ों का खोज करके जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। विडाल डी ला ब्लास ने संभावनावाद के अंतर्गत क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो मालिक है और प्रकृति गुलाम है। मनुष्य तरह तरह की संभावनाओं की खोज करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके बाद समय बीता और आगे आपका आ गए ग्रिफिथ टेलर ने इन दोनों विचारधाराओं को गलत साबित करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रकृति और गुलाम का रिश्ता मनुष्य और प्रकृति के बीच नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, तभी जो है सभी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हुआ या कोई भी एक परेशान हुआ तो दूसरा भी परेशान हो जाएगा। कैसे? तो इन्होंने साथियों क्या कहा, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। नवनियतिवाद किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। तो एक बार सबका नाम आप लिख लेंगे, रट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो नवनियतिवाद किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इन्होंने साफ कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच मित्र का रिश्ता है, एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच गुलाम का रिश्ता नहीं है। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेगा जितना उसको देगा, अर्थात अगर मनुष्य जो है पर्यावरण को संरक्षित करेगा तो ही वो सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएगा, जीव जंतु भी सही से रह पाएंगे। अन्यथा अगर प्रकृति डिस्टर्ब हुआ तो मनुष्य भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां, रोग फैलते जाएंगे और आखिरकार जो है मनुष्य जिस तरह
तरह तरह के जीव जैसे डायनासोर, शुतुरमुर्ग आदि विलुप्त होते गए, उसी तरह से मनुष्य भी विलुप्त हो जाएगा अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ तो इनके ग्रिफिथ टेलर के नवनियतिवाद में सीधे सीधे प्राकृतिक चिंता और समतोपड़ीय विकास की झलक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है साफ साफ दिखाई देता है। तो ये आपका रख लीजिए तीनों। नियतिवाद किसने दिया? फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया। संभावनावाद किसने दिया? विडाल डी लाप्लास ने दिया। नवनियतिवाद किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। साथियों आगे हम भूगोल का वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि भूगोल को हम अध्ययन के लिए दो भागों में बांट देते हैं। पहला है आपका भौतिक या प्राकृतिक भूगोल। क्या साथियों? भौतिक या प्राकृतिक भूगोल। दूसरा है आपका मानव निर्मित भूगोल। प्राकृतिक भूगोल यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल यानी कि भू आकृति विज्ञान, क्या स्थल मंडल यानी कि भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक, स्थल मंडल का अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान है। और दूसरा है जल मंडल। जल मंडल में हम क्या देखते हैं? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान यानी कि जल मंडल का अध्ययन करना ही क्या है? समुद्र विज्ञान है। और तीसरा आपका वायुमंडल, और वायुमंडल उसमें किसका अध्ययन? जलवायु का, जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु विज्ञान। तो प्राकृतिक और या भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। और मानव निर्मित भूगोल में हम आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या आदि का जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है, उसको हम अध्ययन करेंगे। और इन सबको जब मिला दिया जाता है तो यही आपका साथियों एक खगोलिकी हो जाता है, खगोलिकी कहलाता है। इन सब चीज़ों को जब मिला दिया जाएगा, एक में कर दिया जाएगा, तो इन्हें ही हम खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं साथियों। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, परीक्षा में कई बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, ऐसा चीज़ ही है, यानी कि भूगोल के जो जनक हैं। भूगोल के जनक हम किसको कहेंगे साथियों? इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? ध्यान से देखिए, इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग अगर पूछ लिया जाए किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक भी कहते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन में भूगोल के जनक पूछा जाता है और ऑप्शन में इरेटोस्थनीज नहीं है, तब आप हिकैटियस मारेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको यही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और अगर पूछ लिया जाए भूगोल के पिता, तो भूगोल के पिता साथियों हिकैटियस को कहा जाता है। किसको? हिकैटियस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, क्या नाम था इनकी पुस्तक का? जस पीरियोडस, यानी पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम पृथ्वी पे उपस्थित तत्वों का वर्णन किया था, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में हिकैटियस नहीं है तो आप इरेटोस्थनीज मारेंगे अगर ऑप्शन में है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो अगर पिता पूछा जाता है तो हिकैटियस और जनक पूछा जाएगा तो इरेटोस्थनीज आप मारेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जानिए, विश्व मानचित्र निर्माण करता। कि अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का जो मानचित्र है उसका निर्माण करता कौन है, तो आप क्या लगाएंगे? एनेक्जीमेंडर। क्या नाम था इनका? अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण इन्होंने किया था, इनका नाम था अनेक्जीमेंडर। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आइए एक बार तेजी के साथ 5 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा साथियों। क्या हमने पढ़ा? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है साथियों? जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन में क्या आप पाएगा? पहले हम देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द साथियों 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और दूसरा है आपका ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात जहाँ पर पृथ्वी का वर्णन मिलेगा, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, वही आपका जियोग्राफी है। जियोग्राफी के अंतर्गत 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि जियोग्राफी को 3 भागों में बांट दिया जाता है। क्या? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी कि एटमोस्फीयर। इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसको ही जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहा जाता है। प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले 3 जो मैंने विचार बताए वो कौन कौन से थे? नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद। नियतिवाद को किसने दिया? फ्रेडरिक रेडजेल ने। फ्रेडरिक रेडजेल ने बताया कि प्रकृति और मनुष्य के बीच किसका मित्रवत रिश्ता नहीं है। मित्रवत रिश्ता किसने बताया था? नवनियतिवाद में बताया गया था। तो क्या बताया था? फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा कि प्रकृति मालिक है और मनुष्य गुलाम है, प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को वैसा ही रहना पड़ेगा। इसके बाद संभावनावाद में आपका विडाल डी लाप्लास आते हैं और ये बताते हैं कि जो मनुष्य मालिक है, प्रकृति गुलाम है, मनुष्य नई नई संभावनाओं की खोज करके
नई नई संभावनाओं की खोज करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। इन दोनों विचारधाराओं को पीछे छोड़ने यानी कि गलत ठहराने के लिए आपका ग्रिफिथ टेलर अपनी विचार नव नियतिवाद को लेकर सामने आते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में गुलाम का रिश्ता नहीं है। ठीक है, मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है। दोनों प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के मित्रवत और पूरक हैं। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेगा जितना उसको दे सकता है, अर्थात अगर मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करेगा तो उसका भुगतान मनुष्य ही करेगा। जैसे तरह तरह के जीव जंतु जो है धीरे धीरे विलुप्त होते गए, उसी तरह अगर प्रकृति यानी कि वातावरण प्रकृति नहीं रहा तो आपका मनुष्य भी नहीं रहेगा। और इनके ग्रिफिथ टेलर के विचार में पर्यावरणीय चिंता और संपोषणी विकास की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद भूगोल को हम अध्ययन के लिए दो भागों में बांट देते हैं, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और दूसरा मानव निर्मित भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और मानव निर्मित भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन्हीं सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको खगोलिकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आगे साथियों, अगर पूछा जाता है भूगोल के जनक कौन है तो इरेटोस्थनीज है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, और भूगोल के पिता हिकैटियस को कहा जाता है। अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में इन्होंने जो है पृथ्वी के तत्वों का वर्णन सर्वप्रथम किया। जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अगर साथियों जनक पूछा जाए और इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं है तो हिकैटियस मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो जनक पूछने पर इरेटोस्थनीज को प्राथमिकता देंगे और पिता पूछने पर हिकैटियस को प्राथमिकता देंगे, अगर दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, और विश्व मानचित्र निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जी को जो है विश्व मानचित्र निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो साथियों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिए जियोग्राफी बाय राज विश्वकर्मा, आपको क्लासें मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको अगले क्लास का इंतजार होगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।